Hello, my dear student. Welcome to Zontech BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय Zontech डिजिटल। Zontech के BCTQ प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस BCTQ प्रोग्राम में जैसा कि आपको भली भांति मालूम है कि BCTQ प्रोग्राम में हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं, जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। जैसे इसलिए इस प्रोग्राम का हम नाम लेते हैं बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आज का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर होगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कौन से डिस्कस करूंगा, जो 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग पारी में पूछे गए हैं। 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग पारी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। जैसे आपने प्रीवियस जो वीडियो देखे होंगे, उन वीडियो से देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से आप अपनी सोच को बनाओगे। जैसा प्रीवियस जो वीडियो देखे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, अब जो लगातार जैसे आपने 3 ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, 3 ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, अगले ईयर में भी उसी टॉपिक से लगभग वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया, या फिर जिस टॉपिक से फॉर एग्जांपल एक्स क्वेश्चन पूछा उस टॉपिक से वाई क्वेश्चन और बन सकता है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो टॉपिक वही है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से हम इनको अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं पहला क्वेश्चन डील करना स्टार्ट करता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहे हैं इन एनी लिक्विड फ्लो ओवे द फ्लोइंग। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो होगा उसमें ये क्वेश्चन पहले आप देख चुके हो। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में उन्होंने पूछा था, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया था। वो पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जो हर फ्लो के लिए वैलिड होना चाहिए। कोई लैमिनार हो रहा हो, टर्बुलेंट हो रहा हो, किसी भी प्रकार का फ्लो हो रहा हो, हर कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन था। यही इन्होंने पूछा है एनी लिक्विड फ्लो ओवे द फॉलोइंग। जो कोई भी लिक्विड जो फ्लो करता है वो किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करेगा। हमने कहा कंटिन्यूटी इक्वेशन को। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। देखो इसमें से ये रहा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन फ्लो इज पॉसिबल। ऐसे कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कोई फ्लो लैमिनार हो रहा हो, टर्बुलेंट हो रहा हो, स्टडी अनस्टडी, तो किस कंडीशन को फॉलो करेगा। वो कंडीशन क्या होती है जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, principle of flotation, the weight of liquid displaced as compared to the weight of body is। हमने कहा बराबर होते हैं। यही तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। यही तो होता है, बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। अब ये क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द वेट ऑफ लिक्विड displaced is equal to as weight of liquid displaced as compared to weight of body। हमने कहा जो ये होता है weight of body। और ये जो हमारे पास बायोंसी फोर्स है, इसको ध्यान से समझना आप। बायोंसी फोर्स हमारे पास क्या आया था, रो बी डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ये आया था ना। और रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, एम इंटू जी। ये हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी। तो ये इन्होंने पूछा है क्या होगा, हमने कहा ये दोनों क्या होंगे जी, बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, सेम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूं। द बीटेड पेरीमीटर फॉर ए पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। हमने कहा बीटेड पेरीमीटर हमें निकालना है जब ये फुल होके फ्लो कर रहा है। हमने कहा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m बराबर हमारे पास होता था एरिया अपॉन बीटेड पेरीमीटर, मतलब बीटेड एरिया अपॉन बीटेड पेरीमीटर। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था, p बराबर क्या था, परिधि के बराबर। परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr यहाँ पर है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी। यस और नो, 2πr नहीं है तो पाई डी, बात तो वही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पाई डी। कोई समस्या? तो हमसे इन्होंने परिधि पूछा है, बीटेड पेरीमीटर पूछा है, जो कि परिधि के बराबर होता है। परिधि होता है 2πr, 2πr नहीं है मतलब 2πr या पाई डी, और पाई डी हमारे पास ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो गया, पाई डी।
नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट किस किस के बीच की डिस्टेंस होती है। चलो हम देखते हैं मेटासेंट्रिक हाइट क्या क्या होता है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास कोई जी पॉइंट है और ये हमारे पास कहीं सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ शिफ्ट हो गया है, और तो इस पॉइंट से बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये इस वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मेटासेंट्रिक हाइट। यस और नो, ये होता है मेटासेंट्रिक हाइट। और मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड मेटासेंटर एम। मेटासेंट्रिक हाइट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड मेटासेंटर एम। तो बताओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड मेटासेंटर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ मेटासेंटर। यहाँ से और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू पॉजिटिव, तो कंडीशन होगा जी स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। या फिर ये कंडीशन ये रहा, ये मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव है, ठीक है जी, ये कंडीशन हो जाएगा स्टेबल, मतलब जी एम के ऊपर बैठा हुआ, सॉरी एम जी के ऊपर बैठा हुआ हो तो कंडीशन होगी स्टेबल। और अगर मेटासेंट्रिक हाइट बराबर 0 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। और जब मेटासेंट्रिक हाइट बराबर नेगेटिव है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन और पूछ सकता है। या फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि एम जी के ऊपर बैठा है, एम और जी एक ही पॉइंट पर और एम जी के नीचे चला गया है, एम जी के नीचे चला गया है। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, आपने इन टॉपिक्स को अपने घर पे पढ़ा होगा, अपने नोट से पढ़ा होगा, तभी ये टॉपिक्स आसानी से समझ में आएंगे आपको। क्वेश्चंस को इसी तरह से डील किया जाएगा और कम से कम आपको टॉपिक्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को क्लिक कर पाओगे, समझ पाओगे। जब हमने थ्योरी पढ़ाया था, थ्योरी का ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज में हमने पढ़ाया है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो वहाँ से अगर आप पढ़ के रिवाइज़ करते हो इन क्वेश्चंस को, तो आपकी सब्जेक्ट पूरी रिवाइज होगी, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। Surface tension is caused by the force of cohesion. Surface tension is caused by cohesion at the free surface. हमने कहा surface tension किसके कारण होता है? cohesion के कारण होता है। Basic cause of surface tension is cohesive force और cohesion. Next problem है the intensity of pressure in liquid due to its depth will vary with the depth. Yes or no? इन्होंने पूछा है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इंटेंसिटी लिक्विड के लिए प्रेशर की इंटेंसिटी कैसे होगी? डेप्थ के साथ। हमने कहा P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, P इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H, तो ये हो गया लीनियर वेरिएशन। तो हमारे पास होगा लीनियर का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हम लिक्विड के लिए डेप्थ में जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डेप्थ पे। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बना। यहाँ से और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लिक्विड हो गया, ये क्या हो गया? लिक्विड, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, लिक्विड का मतलब क्या हो गया? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और दूसरा क्या हो सकता है? गैसेस का मतलब हो जाएगा कंप्रेसिबल फ्लूइड। गैसेस का मतलब क्या हो गया जी? कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल जो फ्लूइड होता है उनमें जो प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। P है जो किसकी तरह, जैसे यहाँ पर ये P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर वेरिएशन मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेरिएशन मिलेगा वो मिलेगा एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। क्या मिलेगा? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, मतलब ई की पावर में हमें वेरिएशन मिलता है। जब हमने थ्योरी पढ़ा था इसको डिटेल में समझा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इस तरह से पूछ सकता है इसका जो वेरिएशन है वो कैसे होगा। यहाँ पर वेरिएशन होगा लीनियर, दिख रहा है, और यहाँ पर जब हम बात करेंगे गैसेस में और कंप्रेसिबल फ्लूइड में, वहाँ पर वेरिएशन होगा एक्सपोनेंशियल। क्या वेरिएशन होगा? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। द मेटासेंट्रिक हाइट फॉर सेलिंग शिप इज,
सेलिंग शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट कितना होता है, ये फिक्स डेटा है, इसका मैं डेटा आपको बताता हूँ। देखो, मर्चेंट शिप होता है उसके लिए मेटासेंट्रिक हाइट होता है 0.3 से 1.0, सेलिंग शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट है 0.45 से 1.25, एंड बैटल शिप के लिए होता है 1.0 से 1.5, एंड रिवर क्राफ्ट के लिए होता है अप टू 3.5। तो हमारे लिए पूछा है सेलिंग शिप्स के लिए ये 0.45 से 1.25 होता है। ठीक है जी, ये कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग हम इनको डिज़ाइन करते हैं। जहां हमें कंफर्टनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहां पर मेटासेंट्रिक हाइट कम रखा जाता है, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज़्यादा होगी बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में उतनी जल्दी आएगी, और जितनी जल्दी इनिशियल कंडीशन में आएगी तो उसमें जर्क लगने के और कंफर्टनेस डाउन होने की संभावना होती है। इसलिए हम जब जिन शिप्स में हमें कंफर्टनेस देखना होता है, कंफर्ट देखना होता है, जैसे पैसेंजर शिप होते हैं उनमें हम कंफर्ट को देखते हैं, तो इसलिए हम मेटासेंट्रिक हाइट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, एक से नीचे नीचे रखते हैं। और यहाँ पर हमें ज़्यादा कम्फर्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमें मर्चेंट शिप हो गया, बैटल शिप हो गया, रिवर क्राफ्ट हो गया, इनमें हमें कंफर्ट पर ध्यान नहीं देना, तो हम वहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए आंसर मेरा मैच कर जाएगा यहाँ से 0.45 से 1.25, ये है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देखूंगा। द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप कैन बी मेजर्ड विद, हमने कहा पाइप के थ्रू डिस्चार्ज किस किस से मेजर किया जा सकता है। इसकी मैंने जब क्लास में मैंने पढ़ाया था तो पूरी टेबल बनवाई थी, उस टेबल में ये सभी पॉइंट्स थे। हमने कहा बेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, एंड ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, फ्लो नोजल इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। आंसर इज द ऑल ऑफ अबव, आंसर इज क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ अबव। बेंचुरीमीटर भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, फ्लो नोजल भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कहा एफ जो होता है हमारे पास वो था फ्रिक्शन फैक्टर था, जिसका वैल्यू आया था 64/RE, ये हमने प्रूफ किया था डार्सी-विस्वैच इक्वेशन एंड हेजल-पोइजली इक्वेशन से। ठीक है जी, तो हमारे पास हमें पूछा है इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ डैश इज इक्वल टू F/4, यही होता है ना, एफ डैश ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये है जी फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर ये हो जाएगा 16 रेनॉल्ड्स नंबर। तो आपके पास ऑप्शन है कि 16 रेनॉल्ड्स नंबर, आंसर इज दैट 16 रेनॉल्ड्स नंबर। अगर फ्रिक्शन फैक्टर पूछेगा तो 64/RE होगा। यहाँ से और क्या पूछ सकता है वो, जैसे ये 16 रेनॉल्ड्स नंबर है तो वो पूछेगा कि लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू हमने कहा मिनिमम वैल्यू, ध्यान से समझो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो के लिए मिनिमम वैल्यू कितना होगा। हमने कहा लेमिनार फ्लो के लिए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 16 तो कांस्टेंट है, ये अगर RE मतलब रेनॉल्ड्स नंबर अगर मैक्सिमम होता है, रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। और लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम कितना होता है, 2000, तो एफ डैश इज इक्वल टू 16/2000, ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लेमिनार फ्लो। ठीक है जी, इस तरह से भी पूछ सकता है बगैर डेटा दिए, तो हमें इनको आसानी से निकालना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा जो आपका आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सरफेस टेंशन इन a shallow channel is known as the wave produced due to the surface tension in the shallow channels is known as the capillary wave। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वेव। जो शैलो चैनल्स होते हैं उनमें सरफेस टेंशन के कारण जो वेव प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या बोलेंगे जी, कैपिलरी वेव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोप्लास्टिक इज द फ्लूइड फॉर विच, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कौन सा होता है। देखो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड हमने देखा था जब हमने रियोलॉजी देखा था, जो स्यूडोप्लास्टिक जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड की कहानी क्या थी, इस फ्लूइड की कहानी थी ये फ्लूइड शेयर स्ट्रेस के साथ अपनी विस्कोसिटी को कम करते हैं, ये फ्लूइड शेयर स्ट्रेस के साथ अपनी विस्कोसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे मिल्क, ब्लड,
ये फ्लूइड शियर स्ट्रेस बढ़ाने के साथ जैसे जैसे इनके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा ये अपनी विस्कोसिटी को क्या करेंगे, कम करते हैं। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड थे। पहला ऑप्शन देखते हैं, द डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज विद रेट ऑफ द शियर स्ट्रेस। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, इनकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, किसके साथ, शियर स्ट्रेस के साथ। तो मैं अभी इनको बता देता हूँ, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। ठीक है जी, टाउ इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई की पावर, ये था पावर लॉ, ये पावर लॉ है। पावर लॉ को ये मानते हैं, ये फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला था, ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n-1 और ये हमारे पास हुआ डी यू अपॉन डी वाई। मैंने इनमें से डी यू अपॉन डी वाई पावर बाहर निकाले, मतलब x की पावर n में से x बाहर निकाले, x की पावर 1 तो एक पावर माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशन। तो ये कंडीशन है, इसको मैंने बोला है विस्कोसिटी अपरेंट। क्या बोला है, विस्कोसिटी अपरेंट। यहाँ से इफ n इज लेस देन 1, तो n लेस देन 1 होता है तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, विद द शियर स्ट्रेस। ठीक है जी, विद द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस के साथ ये डिक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन एक तो ये पूछ लिया, दूसरा इस n की वैल्यू पूछ सकता है। n इज लेस देन 1, दिस इज द स्यूडोप्लास्टिक, n इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द डायलेटेंट फ्लूइड। इनकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ बढ़ती है, जैसे हनी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, राइस सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन एटसेट्रा, वो उसकी एग्जाम्पल है। और इसके जो स्यूडोप्लास्टिक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क एंड ब्लड, इनके एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए डायलेंट विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ और शियर स्ट्रेस के साथ क्या होती है, कम होती है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप मैच करो। लुब्रिकेशन, राइज ऑफ सेप इन ट्रीज और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट और कैविटेशन। देखो लुब्रिकेशन को देखो, कैपिलरी, वेपर प्रेशर नहीं, 3 मैच करना चाहिए, कौन, विस्कोसिटी। ठीक है, राइज ऑफ शेप इन ट्री, मतलब ये हो गया कैपिलरी इफेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, दिस इज द 4 सरफेस टेंशन एंड कैविटेशन इज वेपर प्रेशर 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर इज द डी। ठीक है जी, लुब्रिकेशन का मतलब विस्कोसिटी, राइज ऑन शेप इन ट्री मतलब ट्री के अंदर जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण जा रहा है, तो मैंने कैपिलरिटी लिख दिया। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, पानी की बूंद कैसे बनती है, कैसे गोलाकार होती है, हमने कहा सरफेस टेंशन के कारण। एंड कैविटेशन इज ड्यू टू द वेपर प्रेशर, कैविटेशन वेपर प्रेशर के कारण है, इसलिए हमने मैच किया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ पोइस इक्वलेंट टू, पोइस किसके बराबर होगी इनमें से, देखो ध्यान से समझना। 1 पोइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यही होगा। तो हमने इसको देखना है जैसा दिया हुआ है उनको, हमने कहा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10⁵5 डाइन, ठीक है जी, इंटू ऊपर क्या है, सेकंड। और हमने कहा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल होगा। तो हमने ये 1/10 तो है ही, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये रहा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका है द स्ट्रीम फंक्शन बराबर, स्ट्रीम फंक्शन साई बराबर आपको दिया है x³ माइनस y³ is observed from the 2-dimensional flow field. What is the magnitude of velocity at point 1 and -1? 1 और -1 पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। तो u और v की आपको वैल्यू चाहिए, तो u और v की वैल्यू चाहिए तो आपको किस तरह से करना होगा, हम जानते हैं एज वी नो दैट क्या, u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई एंड v इज इक्वल टू प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई इस x³ माइनस y³। तो ये आगे क्या हो गया जी, प्लस 3y², यही हुआ।
x तो हो गया 0 प्लस 3y² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल x³ माइनस y³, दिस इज प्लस 3y²। ये हुआ। तो हमने कहा u v बराबर क्या होता है ui प्लस bj, यही होता है ना। तो v इज इक्वल टू u इज 3y² i कैप प्लस 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये x² 3x² प्लस 3x² j कैप, ये 3x² क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो x² j कैप। तो ये हमारे पास हुआ एट 1 एंड -1 पॉइंट। तो v इज इक्वल टू 3i प्लस 3j, यही हुआ। हमारे पास चाहिए v वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u² प्लस v², मतलब 3² प्लस 3² इक्वल टू 3² प्लस 3² इक्वल टू 9 प्लस 9 इज √18। √18 इज व्हाट? √18 का मतलब हो गया ये 4 और 5 के बीच में, 4 का 16 और 5 का 25, 4 और 5 के बीच में। जो ऑप्शन 4 और 5 के बीच में होगा वो देखो, ये नहीं है, 4 और 5 के बीच में ये ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ए। ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह के क्वेश्चन का जो पूछे गए उनका आंसर। ये फंक्शन दिया है, इससे u और v की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने पूरा किया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, समझा है। बाकी आप देखोगे यहीं से 3y² 3x² मतलब एक एक वैल्यू रखोगे तो 9 प्लस 9 18, आंसर हो गया आपका 4.24। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर व्हेन। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करें। मैं फ्लो को समझाना स्टार्ट करता हूँ, तो स्टडी से स्टार्ट करता हूँ, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर स्पेस। हमने कहा देखो ये मेरे पास एक फ्लो हो रहा है, ये पाइपलाइन है, इसमें से यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस लिक्विड का जो हेड है वो हेड कितना है h, ठीक है जी, ये हेड कितना है h। यहाँ पर हम आकर बैठ गए, इन्होंने कहा है इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर स्पेस। पर्टिकुलर स्पेस का मतलब हो गया, स्पेस हो गया फिक्स। इस पॉइंट पर आकर मैं बैठ गया, इस पॉइंट पर बैठा मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, फिर 1 घंटे बाद इस पर प्रेशर P था, वेलोसिटी B था। 1 घंटे बाद मैं इसी पॉइंट पर आया, हेड चेंज नहीं हुआ है, वही प्रेशर मिलेगा, वही वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब ये फ्लो क्या हो गया, स्टडी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अलग अलग समय पर आया हूं मैं एक ही स्पेस पर, तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टडी फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज फ्लो अनस्टडी। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो की मैं अगर बात करूं, इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, फ्लूइड प्रॉपर्टी स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है फॉर पर्टिकुलर टाइम। देखो एक ही समय पर दो अलग अलग स्पेस होंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैं यहां बैठा हूं, उसी समय पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैं यहां बैठा हूं। एक ही समय पर दो स्पेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अलग अलग स्पेस में। यहां पर वेलोसिटी b है, प्रेशर p है, यहां पर वेलोसिटी b रहेगा, प्रेशर p रहेगा, क्योंकि डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्टडी फ्लो, सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। तो मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होगा, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज स्पेस के रिस्पेक्ट में निश्चित समय के लिए चेंज नहीं होती हूं, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। अब इन्होंने पूछा क्या है उसको समझे हम। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहाँ कब होगा, जब वेलोसिटी प्रेशर ये क्या हो रहे हो, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी एट द ऑल पॉइंट आर इंटेंडेड। हमने कहा सभी पॉइंटों पर ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो बात अगर सेम है तो कंडीशन अलग होगी, सेम नहीं है तो कंडीशन अलग होगी। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज द सेम एट द सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट
इन द फ्लो फील्ड। हमने कहा ये बोल रहे हैं द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होने चाहिए पॉइंट टू पॉइंट में। हमने कहा ये तो चेंज होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगा। और चौथा पॉइंट क्या बोला, वेलोसिटी, डेप्थ, प्रेशर एटसेट्रा चेंज फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट एंड द फ्लो इन द फ्लूइड फ्लो। हमने कहा बिल्कुल सही है, यही तो हमने कहा है, ये बार बार चेंज होने चाहिए तभी ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फ्लो में हर पॉइंट पर क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, तभी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर चेंज नहीं होते हैं तो आंसर हमारा दूसरा टिक हो जाएगा ए और बी में से। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज। देखो वेंचुरीमीटर का ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन हमने और देखे थे उनमें भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ले दे के। देखो हमारे पास वेंचुरीमीटर में 2 सेक्शन होते हैं, ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट। ये होता है कन्वर्जेंट पोर्शन और ये होता है डाइवर्जेंट पोर्शन। तो ये डाइवर्जेंट पोर्शन है, ये कन्वर्जेंट पोर्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, 3 to 4 टाइम ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लो सेपरेशन को हमें अवॉइड करना होता है। इसको मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जो फ्लो सेपरेशन कैसे होता है किस तरह से। अब मैं इसका आंसर करूँगा केवल। तो मतलब क्या हो गया, जो डाइवर्जेंट पोर्शन है, डाइवर्जेंट पार्ट है, डाइवर्जेंट पार्ट की लंबाई कन्वर्जेंट पार्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यह बोला है इन्होंने, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन इन वेंचुरीमीटर एज कंपेयर टू द कन्वर्जेंट पोर्शन इज मोर, क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगी, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि फ्लो क्यों ज़्यादा होती है, हमने कहा फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, इन ऑर्डर दैट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट्स in pipeline, the differential pressure between these points must be more than, the differential pressure these points must be more than friction force, viscosity and pressure, surface friction, all of above। हमने कहा सबसे ज़्यादा होगा। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझें, in order to that flow takes place between 2 points, 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो हो रहा है किसी पाइपलाइन में। ये बोल रहे हैं जो यहाँ पर जो डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों जब 2 पॉइंटों के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशियल प्रेशर है, वो किससे ज़्यादा होगा। हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी बहुत कम होती है, इससे ज़्यादा होता है। सरफेस फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ऑल ऑफ अबव। ये हमेशा क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सभी और जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबसे प्रेशर क्या होगा, पाइपलाइन में ज़्यादा होगा। विस्कस फोर्सेस लगते हैं, लेकिन विस्कस फोर्स से ज़्यादा प्रेशर फोर्स डोमिनेंट होते हैं, इसलिए हम पाइपलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा किसको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर फोर्स होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव सबसे ज़्यादा होगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग पारी में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हुए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं आता है, सारा पेपर प्रीवियस ईयर से नहीं आता। प्रीवियस ईयर से आपको क्या पता लगेगा कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टॉपिक से और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप खुद सोच के नए क्वेश्चंस बनाएं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है जी। तो लगातार आप पढ़ते रहें, इन क्वेश्चंस को करते रहें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी तरह के इन्हीं टॉपिक्स से मिलेंगे। क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका और इस टॉपिक से जो हमने पूरा टॉपिक हमने क्रिस्टल क्लियर है, तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, कौन से टॉपिक से। हर एग्जाम हर अलग अलग टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कौन से टॉपिक से एसएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।